नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उससे संबंधित 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न आपके पूरे सिलेबस पर आधारित हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है? भरत मुनि की रचना कौन सी है आपको बताना है। ए है नाट्य शास्त्र, बी है नाट्य दर्पण, सी है काव्यादर्श और डी है छंद शास्त्र। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि जो भरत मुनि है इनका समय है 2री शताब्दी और इनके द्वारा ही रस सिद्धांत की स्थापना की गई थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, काव्य की परिभाषा को कहते हैं, यानी काव्य की परिभाषा को क्या कहते हैं? तो काव्य की परिभाषा को काव्य लक्षण कहा जाता है, यानी काव्य लक्षण ही काव्य की परिभाषा होते हैं। तो दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य लक्षण के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति कहा गया है? ए है रुद्रट के द्वारा, बी है भामह के द्वारा, सी है कुंतक के द्वारा और डी है मम्मट के द्वारा। तो यह कथन जो है भामह का है। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भामह जो है दोस्तों 6वीं शताब्दी के आचार्य थे। इनका समय 6वीं शताब्दी है और अलंकार सिद्धांत की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। चौथा प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह पंक्ति किसकी है? ए है जयदेव की, बी है भोजराज की, सी है विश्वनाथ की और डी है क्षेमेंद्र की। तो यह जो पंक्ति है वो विश्वनाथ की है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनके द्वारा साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। सी ऑप्शन आपका चौथा का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है। यह शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो यह कथन दंडी का ही है, यह सुमेलित है। बी है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ का है, ये भी सुमेलित है। सी है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणामलंकृत पुनः क्वापि, ये भी मम्मट का है, तो ये भी सुमेलित है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये वामन के द्वारा नहीं कहा गया है, यह रुद्रट के द्वारा कहा गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो है सुमेलित नहीं है। इन ननु शब्दार्थो काव्यम जो है वामन के द्वारा न कह के रुद्रट के द्वारा कहा गया है। छठा प्रश्न है, अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, बी है शुक्ल जी के द्वारा, सी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन काव्य हेतु है? आपको बताना है इसमें से कौन काव्य हेतु है। ए है प्रतिभा, बी है व्युत्पत्ति, सी है अभ्यास और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है काव्य हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किसने काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? काव्यांग शब्द का प्रयोग काव्य हेतु की जगह किसने किया है? तो यह है वामन ने, बी है दंडी ने, सी है शंकुक ने और डी है अभिनव गुप्त ने। तो आठवें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन ने काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। नौवां प्रश्न है, काव्य के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? ए है काव्य हेतु कहते हैं, बी है काव्य प्रयोजन कहते हैं, सी है काव्य लक्षण कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो काव्य के उत्पत्ति के कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। नौवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगस्याः कारणम काव्य संपदः, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति कहा गया है? यह है दंडी के द्वारा, बी है उद्भट के द्वारा, सी है वामन के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो पंक्ति है यह दंडी के द्वारा कहा गया है। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है? प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? ए है रुद्रट ने, बी है वामन ने, सी है भामह ने और डी है जयदेव ने। तो 11 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रुद्रट के द्वारा प्रतिभा को शक्ति कहा गया है। 12 नंबर प्रश्न है, रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, उनके अनुसार शक्ति के भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? ए है सहजा, बी है उत्पाद्या, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है और इसके दो भेद किए हैं, एक है सहजा और दूसरा है उत्पाद्या, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य हेतु है, ए है शक्ति, बी है निपुणता और डी सी है अभ्यास और डी है उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को जो है काव्य हेतु माना है, 13 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, किसने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है? ए है पंडित राज जगन्नाथ ने, बी है जयदेव ने, सी है मम्मट ने और डी है भामह ने, तो 14 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, राजशेखर के अनुसार प्रतिभा का भेद है, ए है कार्यत्री प्रतिभा, बी है भावत्री प्रतिभा, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं, तो राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, एक कार्यत्री प्रतिभा जो कवियों में पाया जाता है, दूसरा भावत्री प्रतिभा जो पाठक में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिरभ्यास काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? ए है रुद्रट के द्वारा, बी है भामह के द्वारा, सी है दंडी के द्वारा और डी है उद्भट के द्वारा, तो यह जो कथन है यह रुद्रट का कथन है, 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि यह कथन किसका है? ए है दंडी का, बी है भामह का, सी है वामन का और डी है शंकुक का, तो यह जो कथन है यह वामन का कथन है, 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? ए है पंत के द्वारा, बी है महादेवी वर्मा के द्वारा, सी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा और डी है राम कुमार वर्मा के द्वारा, तो यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है, 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारव कवित विबुध कहत सब कोई, यह पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा यह पंक्ति कहा गया है? ए है भूषण के द्वारा, बी है चिंतामणि के द्वारा, सी है देव के द्वारा और डी है मतिराम के द्वारा, तो यह जो पंक्ति है वो चिंतामणि की पंक्ति है, 19 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, काव्य रचना के उद्देश्य को क्या कहते हैं? ए है काव्य हेतु कहते हैं, बी है काव्य प्रयोजन कहते हैं, सी है काव्य लक्षण कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। काव्य रचना के उद्देश्य को काव्य प्रयोजन कहा जाता है, 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन है, यानी वामन ने किसको किसको काव्य प्रयोजन माना है? ए है कीर्ति को, बी है प्रीति को, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं, तो वामन ने कीर्ति और प्रीति दोनों को काव्य प्रयोजन माना है, सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, रहत न घरवर धान धम तरुवर सरोवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य स्वरूप, यह पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा यह पंक्ति कहा गया है? यह देव के द्वारा, बी है भिखारी दास के द्वारा, सी है सोमनाथ के द्वारा और डी है दूल्हा के द्वारा, तो यह जो पंक्ति है वो देव की पंक्ति है, 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन है, यानी भरत मुनि ने किसको किसको काव्य प्रयोजन माना है? ए है धर्म को, बी है यश को, सी है आयुष को और डी है सभी, तो इन तीनों को भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन माना है, डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है, किसके द्वारा साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की गई है? ए है विश्वनाथ के द्वारा, बी है भोजराज के द्वारा, सी है मम्मट के द्वारा और डी है भामह के द्वारा, तो आपका 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए है, विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, भामह के अनुसार काव्य प्रयोजन है, यानी भामह ने किसको काव्य प्रयोजन माना है आपको बताना है। ए है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, बी है कीर्ति, सी है प्रीति और डी है सभी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भामह ने तीनों को काव्य प्रयोजन माना है, एक तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष आते हैं और कीर्ति और प्रीति को भी इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है, तो 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, काव्य हेतु में किसका स्थान सर्वोपरि है?
ए है प्रतिभा का, बी है व्युत्पत्ति का, सी है अभ्यास का और डी है उपर्युक्त सभी का। तो काव्य हेतु में प्रतिभा का स्थान सबसे ऊपर है। आपको बता दें काव्य हेतु 3 होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसमें सबसे ऊपर प्रतिभा को रखा जाता है। तो 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? ए है कालरिज के द्वारा, बी है ड्राइडन के द्वारा, सी है अर्नाल्ड के द्वारा और डी है शेली के द्वारा। तो यह कथन ड्राइडन का है। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पोइट्री इज द वेस्ट वर्ड इन देयर वेस्ट ऑर्डर, यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? ए है कालरिज के द्वारा, बी है क्रोचे के द्वारा, सी है अर्नाल्ड के द्वारा और डी है हंट के द्वारा। यह जो कथन है यह कालरिज का कथन है। 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन है, मम्मट ने किसको काव्य प्रयोजन माना है? ए है यश प्राप्ति को, बी है वित्तीय लाभ को, सी है लोक व्यवहार को और डी है उपर्युक्त सभी को। तो इन तीनों को काव्य प्रयोजन मम्मट ने माना है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 29 का। 30वां नंबर प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? ए है जयशंकर प्रसाद का, बी है सुमित्रा नंदन पंत का, सी है महादेवी वर्मा का और डी है निराला का। तो यह जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। 30वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रस संप्रदाय के संस्थापक है? ए भरत मुनि, बी है भामह, सी है आचार्य मामन और डी है आचार्य कुंतक। तो रस संप्रदाय की स्थापना भरत मुनि के द्वारा किया गया था और इनका समय दूसरी शताब्दी है। दूसरी शताब्दी में इन्होंने रस संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके द्वारा जो है नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। 32 नंबर प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यह कथन किसका है? ए आचार्य रुद्रट का, बी है अभिनव गुप्त का, सी है भरत मुनि का और डी है मम्मट का। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भरत मुनि का कथन है और इसको रस सूत्र के नाम से जाना जाता है इस कथन को। तो 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? ए भट्ट लोल्लट ने, बी है शंकुक ने, सी है भट्ट नायक ने और डी है अभिनव गुप्त ने। तो 33 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि के रस सूत्र की सबसे पहली व्याख्या भट्ट लोल्लट के द्वारा किया गया था। 34 नंबर प्रश्न है, साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रदान की थी? ए है श्री शंकुक ने, बी है भट्ट नायक ने, सी है भामह ने और डी है भट्ट लोल्लट ने। तो साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था। 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? ए है श्रृंगार रस को, बी है करुण रस को, सी है वीर रस को और डी है शांत रस को। तो रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है? यानी काव्यालंकार किसका ग्रंथ है आपको बताना है। ए है भामह का, बी है रुद्रट का, सी है दोनों का, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काव्यालंकार जो ग्रंथ है वो भामह के द्वारा लिखा गया था। भामह जो है 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनके द्वारा अलंकार संप्रदाय की स्थापना की गई थी। 37 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार के संबंध में यह कथन किसका है? ए है भामह का, बी है दंडी का, सी है रुद्रट का और डी है वामन का। तो यह जो कथन है वह दंडी का कथन है और दंडी 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनके द्वारा काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की गई है। 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं? यह भामह, बी है दंडी, सी है रुद्रट और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों जो है अलंकारवादी आचार्य हैं, भामह, दंडी और रुद्रट। 39 नंबर प्रश्न है, सौंदर्यम अलंकारः, यह कथन किसका है? यह अभिनव गुप्त का, बी है कुंतक का, सी है वामन का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी यह वामन का कथन है और वामन के द्वारा दोस्तों काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकार विरोधी आचार्य हैं?
आपको बताना है इनमें से कौन अलंकार विरोधी आचार्य हैं। ए है आनंदवर्धन, बी है मम्मट, सी है विश्वनाथ और डी है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो है अलंकार विरोधी आचार्य हैं। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिन विराज ही कविता वनिता मित, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति कहा गया है? यह मतिराम के द्वारा, बी है भूषण के द्वारा, सी है केशवदास के द्वारा या डी है बिहारी लाल के द्वारा। तो यह जो कथन है यह केशवदास का दोहा है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं। किसके द्वारा काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की गई है? यह दंडी के द्वारा, बी है उद्भट के द्वारा, सी है रुद्रट के द्वारा और डी है वामन के द्वारा। तो 42 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्भट के द्वारा काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की गई है और इनका समय है 8वीं शताब्दी, यानी 8वीं शताब्दी में उद्भट विद्यमान थे। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ का है? आपको बताना है कि आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ इसमें से कौन सा है। ए है नाट्य दर्पण, बी है साहित्य दर्पण, सी है रस गंगाधर और डी है काव्यानुशासन। तो 43 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना विश्वनाथ के द्वारा किया गया था और इनका समय था 14वीं शताब्दी, यानी ये 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे। 44 नंबर प्रश्न है, चंद्रालोक के रचयिता हैं। चंद्रालोक की रचना किसके द्वारा किया गया है? यह जयदेव के द्वारा, बी है शारदा तनय के द्वारा, सी है विद्याधर के द्वारा और डी है भानुदत्त के द्वारा। तो चंद्रालोक के रचयिता जयदेव हैं और इनका समय है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में जयदेव विद्यमान थे और इनके द्वारा चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। 45 नंबर प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन रीति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह भामह के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है वामन के द्वारा और डी है रुद्रट के द्वारा। तो रीति संप्रदाय की स्थापना जो है आचार्य वामन के द्वारा किया गया था। वामन का समय है 8वीं शताब्दी और इनके द्वारा काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। 46 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति, यह कथन किसका है? विशिष्ट पद ही, विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कुंतक के द्वारा, बी है भरत मुनि के द्वारा, सी है वामन के द्वारा और डी है क्षेमेंद्र के द्वारा। तो यह जो कथन है ये आचार्य वामन का कथन है। 46 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने रीति को संघटना कहा है? रीति को संघटना किसके द्वारा कहा गया है? यह आनंदवर्धन के द्वारा, बी है अभिनव गुप्त के द्वारा, सी है वामन के द्वारा और डी है दंडी के द्वारा। तो 47 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आनंदवर्धन के द्वारा रीति को संघटना कहा गया है और आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनके द्वारा ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभाया कर तारो धर्मा गुण, यह कथन किसका है? काव्य के शोभा कारक धर्म कौन से हैं? गुण हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह भामह के द्वारा, बी है वामन के द्वारा, सी है भरत मुनि के द्वारा और डी है कुंतक के द्वारा। तो 48 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन के द्वारा कहा गया है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुण। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने रीति को वृत्ति कहा है? रीति को वृत्ति किसके द्वारा कहा गया है? यह अभिनव गुप्त के द्वारा, बी है वामन के द्वारा, सी है मम्मट के द्वारा और डी है जयदेव के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मम्मट के द्वारा रीति को वृत्ति कहा गया है। मम्मट जो है दोस्तों 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनके द्वारा काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। 50 नंबर प्रश्न है, तंत्रालोक के रचयिता हैं। तंत्रालोक की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह जयदेव के द्वारा, बी है अभिनव गुप्त के द्वारा, सी है राजशेखर के द्वारा और डी है धनंजय के द्वारा। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। अभिनव गुप्त के द्वारा तंत्रालोक की रचना की गई थी और इनका समय है 10वीं शताब्दी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? यह वामन के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है क्षेमेंद्र के द्वारा और डी है आनंदवर्धन के द्वारा। तो 51 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की गई थी। आनंदवर्धन का जो समय है वो 9वीं शताब्दी है और इनके द्वारा ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। तो 51 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं।
इन किसके द्वारा अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? यह भोजराज के द्वारा, बी रुय्यक के द्वारा, सी रामचंद्र के द्वारा और डी भानुदत्त के द्वारा। तो रुय्यक के द्वारा, यहाँ यह कर लीजिएगा। तो रुय्यक के द्वारा जो है अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। 52 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मम्मट का है? मम्मट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? यह व्यक्ति विवेक, बी है काव्य प्रकाश, सी है 10 रूपक और डी है साहित्य दर्पण। तो मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। 53 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यह कथन किसका है? ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, यह किसके द्वारा कहा गया है? यह अभिनव गुप्त के द्वारा, बी है मम्मट के द्वारा, सी है आनंदवर्धन के द्वारा और डी है भोज के द्वारा। तो 54 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आनंदवर्धन के द्वारा कहा गया है ध्वनिरात्मा काव्यस्य। 55 नंबर प्रश्न है, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता हैं? किसके द्वारा ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? यह अभिनव गुप्त के द्वारा, बी है भट्ट लोल्लट के द्वारा, सी है शंकुक के द्वारा और डी है आनंदवर्धन के द्वारा। तो यह जो ग्रंथ है अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया था। 55 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह क्षेमेंद्र के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है मम्मट के द्वारा और डी है विश्वनाथ के द्वारा। तो 56 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कुंतक जो है 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनके द्वारा वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। 57 नंबर प्रश्न है, वक्रोक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? यह 4 भेद, बी है 5 भेद, सी है 6 भेद और डी है 7 भेद। तो वक्रोक्ति के मुख्यतः जो है 6 भेद होते हैं। 57 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? औचित्य संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह क्षेमेंद्र के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है रुद्रट के द्वारा और डी है विश्वनाथ के द्वारा। तो औचित्य संप्रदाय की स्थापना क्षेमेंद्र के द्वारा किया गया था। क्षेमेंद्र जो है 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनके द्वारा कवि कंठाभरण नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ क्षेमेंद्र का है? क्षेमेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? यह औचित्य विचार चर्चा, बी है कवि कंठाभरण, सी है सुब्रत तिलक और डी है उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं तीनों क्षेमेंद्र के द्वारा ही लिखे गए हैं। 59 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, चित्रमीमांसा ग्रंथ के रचयिता हैं? चित्रमीमांसा किसके द्वारा लिखा गया था? यह अप्पय दीक्षित के द्वारा, बी है क्षेमेंद्र के द्वारा, सी है अभिनव गुप्त के द्वारा और डी है मम्मट के द्वारा। तो 60 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्रमीमांसा जो ग्रंथ है यह अप्पय दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। 61 नंबर प्रश्न है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि तथा उसमें नित्य विद्यमान रहने वाले तत्व को क्या कहते हैं? यह काव्य गुण, बी है काव्य दोष, सी है काव्य धर्म और डी है अलंकार। तो काव्य गुण कहा जाता है। काव्य गुण जो है काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और उसमें हमेशा विद्यमान रहते हैं। 61 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है आपको बताना है। यह 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 11। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कुल 10 मानी है। 62 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, यह कथन किसका है? काव्य के शोभा कारक धर्म गुण हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? यह रुद्रट के द्वारा, बी है वामन के द्वारा, सी है भामह के द्वारा और डी है दंडी के द्वारा। तो 63 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वामन के द्वारा कहा गया है। 64 नंबर प्रश्न है, आचार्य भामह ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? यह है 10, बी है 20, सी है 3 और डी है 8। तो 64 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य भामह ने गुणों की संख्या कुल 3 मानी है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गुण का प्रकार है? यह माधुर्य गुण, बी है ओज गुण, सी है प्रसाद गुण, डी है उपयुक्त सभी। तो तीनों आपके सही हो जाएंगे क्योंकि माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों जो है गुण के प्रकार हैं। 66 नंबर प्रश्न है, वीर रौद्र भयानक रस किस गुण से संबंधित होते हैं? यह माधुर्य गुण, बी है ओज गुण, सी है प्रसाद गुण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वीर रौद्र और भयानक रस जो होते हैं वो ओज गुण से संबंधित होते हैं। 66 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है,
जिससे कविता के सौंदर्य की हानि तथा मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, उसे कहते हैं। यह काव्य हानि कहते हैं, बी है काव्य गुण कहते हैं, सी है काव्य दोष कहते हैं और डी है उपर्युक्त सभी। तो उसको काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। 67 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, गुण विपर्यात मानो दोष, यह कथन किसका है? यानी गुण के विरोधी तत्व जो हैं दोष हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? यह मम्मट के द्वारा, बी है वामन के द्वारा, सी है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा और डी है रुद्रट के द्वारा। तो 68 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वामन के द्वारा कहा गया है कि गुण के विरोधी तत्व दोष हैं। 59 नंबर प्रश्न है, काव्य दोष का प्रकार है। यह है शब्द दोष, बी है अर्थ दोष, सी है रस दोष, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काव्य दोष को 3 भागों में बांटा जाता है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। 70 नंबर प्रश्न है, जहां कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो वहां कौन सा दोष होता है? यह अप्रयुक्त तत्व दोष, बी है च्युत संस्कृति दोष, सी है ग्रामत्व दोष और डी है क्लिष्टत्व दोष। तो 70 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध होता है तो वहां च्युत संस्कृति दोष माना जाता है। 70 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, जिस व्यापार या वृत्ति से हम शब्दों के अर्थ ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? यह शब्द कहते हैं, बी अर्थ कहते हैं, सी है शब्द शक्ति कहते हैं और डी है अर्थ शक्ति कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस व्यापार या वृत्ति से हम शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हैं उसी को शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार, बी है 3 प्रकार, सी है 4 प्रकार और डी है 5 प्रकार। तो शब्द शक्ति कुल 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। 73 नंबर प्रश्न है, इसको प्रश्न कर लीजिएगा। मुख्य लोक प्रचलित अर्थ का ज्ञात कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। ए अभिधा कहलाती है, बी है लक्षणा कहलाती है, सी है व्यंजना कहलाती है और डी है उपर्युक्त सभी। तो मुख्य लोक प्रचलित अर्थ को ज्ञात करवाने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसको अभिधा के नाम से जाना जाता है। अभिधा शक्ति मुख्य लोक प्रचलित अर्थ को ज्ञात करवाती है। 74 नंबर प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, किसने कहा है? यह कथन किसका है? यह है मम्मट का, बी है देव का, सी है भिखारी दास का और डी है कालिदास का। तो यह जो कथन है यह देव के द्वारा कहा गया है। 74 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के अवयवों से कई वस्तुओं का बोध होता है लेकिन एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यह रूढ़ शब्द कहते हैं, बी है यौगिक कहते हैं, सी है योग रूढ़ कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन शब्दों के अवयवों से कई वस्तुओं का बोध होता है लेकिन एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। 75 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, चीर जीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृख भानुजा वे हलधर के वीर, किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? यह अभिधा, बी है लक्षणा, सी है व्यंजना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। 76 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, काव्य के भेद होते हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। 2 भेद काव्य के किए जाते हैं। तो 77 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, प्रबंध काव्य के भेद हैं। यह महाकाव्य, बी है खंड काव्य, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या उपर्युक्त सभी है? तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। 79 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है राम कुमार वर्मा। तो जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 80 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, एत एव विपर्यस्तता गुण काव्येषु कीर्तितः, काव्य गुण के संबंध में यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह भामह के द्वारा, बी है भरत मुनि के द्वारा, सी है मम्मट के द्वारा और डी है दंडी के द्वारा। तो यह जो कथन है ये भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। 81 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
82 नंबर प्रश्न है, इसको प्रश्न कर लीजिएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किस काव्य गुण का उदाहरण है? यह माधुर्य गुण, बी है ओज गुण, सी है प्रसाद गुण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 82 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल माधुर्य गुण का उदाहरण है। 83 नंबर प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के कितने भेद किए हैं? ए है 2 भेद, बी है 3 भेद, सी है 4 भेद और डी है 5 भेद। 83 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के कुल 3 भेद किए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, कुल 3 भेद आचार्य मम्मट के द्वारा किया गया है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द दोष का भेद नहीं है? आपको बताना है कि शब्द दोष का भेद कौन सा नहीं है। यह श्रुति कटुत्व, बी है क्लिष्टत्व, सी है अश्लीलत्व और डी है दुष्क्रमत्व। तो 84 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुष्क्रमत्व जो है शब्द दोष का भेद नहीं है, यह अर्थ दोष का भेद होता है। तो 84 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, रस दोष की संख्या कितनी है? ए है 5, बी है 10, सी है 15 और डी है 20। तो रस दोष की जो संख्या है वो कुल 10 है। 85 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, किसी रस का वर्णन करते समय सहसा उसे समाप्त कर देना कौन सा दोष होता है? यह अखांड छेदन दोष, बी है अकांड प्रथम दोष, सी है रस की पुनः पुनः दीप्ति और डी है स्व शब्द वाच्यत्व दोष। तो आपका 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, किसी रस का वर्णन करते समय सहसा उसे समाप्त कर देना अकांड छेदन दोष के नाम से जाना जाता है। 86 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? यह शब्द, बी है अर्थ, सी है वाक्य और डी है प्रोक्ति। अर्थ के दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो शब्द है। तो 87 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, जहां सादृश्य के कारण लक्षणा का बोध हो वहां होता है? यह गौणी लक्षणा होता है, बी है शुद्धा लक्षणा होता है, सी है रूढ़ा लक्षणा होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जहां सादृश्य के कारण लक्षणा का बोध होता है वहां गौणी लक्षणा होता है। 79 नंबर प्रश्न है, व्यंग्यार्थ को कहते हैं? यह रस कहते हैं, बी है अलंकार कहते हैं, सी है ध्वनि कहते हैं और डी है रीति कहते हैं। तो व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहा जाता है। 89 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, किसने गुणों की संख्या 20 मानी है? गुणों की संख्या किसके द्वारा 20 माना गया है? यह वामन के द्वारा, सी है मम्मट के द्वारा, डी है दंडी के द्वारा और डी है भामह के द्वारा। तो गुणों की संख्या जो 20 है वो आचार्य वामन के द्वारा माना गया है। 90 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत से संबंधित है, यानी विरेचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह अरस्तु के द्वारा, बी है कॉलरिज के द्वारा, सी है लोंजाइनस के द्वारा और डी है मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा। तो विरेचन सिद्धांत जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया है। 91 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विरेचन को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? यह मिमेसिस कहते हैं, बी है एथोस कहते हैं, सी है कथारसिस कहते हैं और डी है प्राक्सिस कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विरेचन को यूनानी भाषा में मिमेसिस कहा जाता है। 93 नंबर प्रश्न है, अरस्तु ने ट्रेजरी के कितने अंग माने हैं? यह है 4 अंग, बी है 5 अंग, सी है 6 अंग और डी है 7 अंग। तो अरस्तु ने ट्रेजरी के कुल 6 अंग माने हैं। 93 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है? यह जो वस्तुएं थी या हैं, बी है उन्हें कैसा कहा या माना जाता है, सी है उन्हें कैसा होना चाहिए, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुकरण का तीनों अर्थ अरस्तु ने लगाया है कि जो वस्तुएं जैसी थी या हैं उन्हें जैसा कहा या माना जाता है या उन्हें जैसा होना चाहिए, ये तीनों अनुकरण के अर्थ हैं। तो डी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अरस्तु का ग्रंथ नहीं है? आपको बताना है कि अरस्तु का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है। ए पेरिपेयोथिकेस, बी है टेक्नेस तिरोतिकेस, सी है वसीयतनामा और डी है पेरिहुप्सुस। डी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। पेरिहुप्सुस जो है अरस्तु का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, यह जो है लोंजाइनस के द्वारा लिखा गया था। 98 नंबर प्रश्न है,
बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ए है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, बी है कॉलरिज के द्वारा, सी है टी.एस. इलियट के द्वारा और डी है एलन टेट के द्वारा। तो एक कॉलरिज का ग्रंथ है, 96 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत से संबंधित हैं। ए है कॉलरिज, बी है प्लेटो, सी है अरस्तु और डी है वर्ड्सवर्थ। तो कल्पना सिद्धांत जो है कॉलरिज के द्वारा दिया गया था। 97 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद किए हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। ए ऑप्शन 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ के निवासी थे? ए है अमेरिका के, बी है इंग्लैंड के, सी है फ्रांस के और डी है जर्मनी के। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लैंड के निवासी थे। 99 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है? ए द प्रिल्यूड को, बी है लिरिकल बैलेट्स को, सी है द फ्रेंड को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी घोषणा पत्र का, स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है और यह वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा मिल करके लिखा गया था और इसका प्रकाशन 1798 ईस्वी में पहली बार हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कथन किसका है? यह है कॉलरिज का, बी है शैली का, सी है अर्नाल्ड का और डी है वर्ड्सवर्थ का। तो ये वर्ड्सवर्थ का कथन है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। 102 नंबर प्रश्न है, काव्य भाषा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यह कॉलरिज, बी है वर्ड्सवर्थ, सी है ड्राइडन, डी है इलियट। तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा काव्य भाषा सिद्धांत को दिया गया था। 102 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी मान्यता है। यह काव्य में ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, बी है काव्य और गद्य की भाषा में भेद नहीं होना चाहिए, सी है कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है, डी है उपर्युक्त सभी। तो काव्य भाषा के संबंध में ये तीनों जो है वर्ड्सवर्थ की मान्यताएं हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, टी.एस. इलियट कहाँ के रहने वाले थे? यह है जर्मनी के, बी है इंग्लैंड के, सी है अमेरिका के और डी है फ्रांस के। तो टी.एस. इलियट जो है अमेरिका के निवासी थे। 104 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, किसने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए है क्रोचे ने, बी है टी.एस. इलियट ने और डी है कॉलरिज ने और सी है रिचर्ड्स ने। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन टी.एस. इलियट के द्वारा किया गया है। 105 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, कविता कवि की व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? ए है क्रोचे का, बी है इलियट का, सी है कॉलरिज का और डी है वर्ड्सवर्थ का। तो यह जो कथन है टी.एस. इलियट का है। तो 106 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ के रचयिता टी.एस. इलियट हैं? टी.एस. इलियट जो है किस ग्रंथ की रचना किए थे? यह द वेस्टलैंड की, बी है द सेक्रेट वुड की, सी है होमेस टू जॉन ड्राइडन की और डी है उपर्युक्त सभी। इन सभी की रचना जो है टी.एस. इलियट के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन आपका 107 का सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत टी.एस. इलियट का है? ए है मूर्त विधान, बी है संवेदनशीलता का असाहचर्य, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों सिद्धांत जो है टी.एस. इलियट के सिद्धांत हैं। 108 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है इलियट, बी है रिचर्ड्स, सी है कॉलरिज और डी है अर्नाल्ड। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 109 का वो बी है, रिचर्ड्स के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी और 1924 में इसका प्रकाशन हुआ था। 110 नंबर प्रश्न है, परंपरा सिद्धांत किसने दिया था? किसने कर लीजिएगा। परंपरा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए है इलियट के द्वारा, बी है लोंजाइनस के द्वारा, सी है कॉलरिज के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो परंपरा सिद्धांत जो है टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया था। 110 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत रिचर्ड्स ने दिया था? ए है मूल्य सिद्धांत, बी है संप्रेषण सिद्धांत, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों सिद्धांत जो है रिचर्ड्स के द्वारा दिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, उदात्त के प्रतिपादक हैं। उदात्तवाद की स्थापना किसने की थी? ए है लोंजाइनस ने, बी है वर्ड्सवर्थ ने, सी है कॉलरिज ने और डी है इलियट ने। तो लोंजाइनस के द्वारा उदात्तवाद का प्रतिपादन किया गया था। 112 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है,
कल्पना को काव्य सर्जन का मूल आधार किसने माना है? किसने कल्पना को काव्य सर्जन का मूल आधार माना है? ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है कॉलरिज और डी है सुकरात। तो कल्पना को काव्य सर्जन का मूल आधार कॉलरिज के द्वारा माना गया है। 113 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, अंकुरण को यूनानी में कहते हैं। अंकुरण को यूनानी में क्या कहा जाता है? ए है मिमेसिस कहा जाता है, बी है माइथास कहा जाता है, सी है कैथारसिस कहा जाता है और डी है एथोस कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंकुरण को यूनानी में मिमेसिस कहा जाता है। 115 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दुखांत का अंग है। यह कथानक, बी है चरित्र, सी है विचार और डी है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो है अरस्तु के अनुसार दुखांत के अंग हैं। इसके अलावा पद विन्यास, गीत और दृश्य, ये तीनों भी दुखांत के अंग अरस्तु के द्वारा माना गया है। 116 नंबर प्रश्न है, इलियट ने काव्य के कितने स्वर की चर्चा की है? तो इलियट ने काव्य के 3 स्वरों की चर्चा की है। 116 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ रिटॉरिक पुस्तक के लेखक हैं। किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ रिटॉरिक नामक पुस्तक की रचना की गई है? तो रिचर्ड्स के द्वारा किया गया है। 117 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर प्रश्न है, चर्च एंड स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। चर्च एंड स्टेट पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो कॉलरिज के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 118 का सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, कौन कालक्रम में पहले आता है? तो कालक्रम में यहाँ सबसे पहले अरस्तु आते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के गुरु हैं। तो प्लेटो जो है अरस्तु के गुरु हैं। 120 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।